नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 मार्च 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। सारी जानकारी हमेशा की तरह हम आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक देंगे। अगर आप इस सेशन के साथ पहली बार जुड़े हैं, तो आपको बता दूं कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डेली बेसिस पर आप यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास को फॉलो कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इस तरह का संग्रह बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप अंदाजा खुद ब खुद लगा लेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने पूछा था कि बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए हाल ही में जेंडर बजट विधानमंडल में पेश किया है। और यह बताएं कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट का कितना प्रतिशत है। हमने आपको बताया था ये तकरीबन 14% है। आप सभी को मालूम है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी, इन्होंने विधानमंडल में ये बजट पेश किया और बजट के आकार की बात करें तो 2,78,425 करोड़ रुपए का बजट है। और पिछली बार की बात करें तो पिछला जो बजट था 2023 से 24 वाला, वो था 2,61,885 करोड़ रुपए। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे, हमने जो बात किया कि बजट पेश किया, जनरल बजट पेश किया, तो ये भी बजट विधानमंडल में जो बिहार के मौजूदा वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके द्वारा पेश किया गया। अच्छा, जब भी हम विधानमंडल की बात करते हैं तो उनमें जो कह सकते हैं दोनों सदन की बात होती है। एक तो विधान परिषद और एक विधानसभा। विधान परिषद उच्च सदन है और विधानसभा निम्न सदन है। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न। अच्छा, बिहार बजट की जो हम बात कर रहे थे, एक सेपरेट वीडियो हमने आपको दिया है। टॉपिक स्टडी नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ पर जाके उसे देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है तथा आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। बताएं कि यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। देखिए, कई परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन हुआ, शिलान्यास किया गया, अनावरण किया गया। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। उसी में से एक पॉइंट हमने यहाँ पर प्रश्न में डाल दिया है, आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे या फिर आमस-दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर, जो कि बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा। और हमने आपसे पूछा कि ये कितने जिलों से होकर गुजरेगी। बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार ये खबरों में रहा है, हमने जानकारी भी आपको दिया है। तो बिहार के 7 जिलों से होकर ये गुजरेगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये 7 जिले कौन-कौन से हैं? वो तमाम जानकारी जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने इसे वर्णित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च 2024 को बिहार के औरंगाबाद जिले में 21,400 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। इस परियोजना की बात करें तो इसमें जो सम्मिलित है, जैसे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर आदि से जुड़ी हुई कई परियोजनाएं इसमें शामिल है। कुल जो इसकी राशि है, मतलब 21,400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन हुआ। अच्छा, अगर हम जो बात कर रहे हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन सभी में आपको ध्यान रखना है कि आमस दरभंगा जो 4 लेन कॉरिडोर है वो दानापुर बिहटा 4 लेन एलिवेटेड और साथ-साथ पटना रिंग रोड के शेरपुर से दिघवारा खंड का शिलान्यास ये प्रमुख है, जो कि यहाँ से फिलहाल आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न पे फोकस करें तो प्रश्न में हमने आपसे पूछा था आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर या फिर आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, जो कि बिहार का पहला एक्सप्रेस। इसको लेकर यहाँ पर हमने डिटेल में लिखा है कि यह बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। आपको ये ध्यान रखना है, यह एक्सप्रेसवे दिल्ली कोलकाता एनएच 19 पर स्थित औरंगाबाद जिले के आमस से शुरू होकर ये बिहार का गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा को जोड़ेगी। तो इन सारे जिलों के अगर हम निवासियों की बात करें तो इनके लिए जो आवाजाही है वो बहुत ज़्यादा सुगम हो जाएगा इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बहुत पहले भी ये खबरों में रहा था, हमने कई बार इसको लेकर जानकारी दिया है, आप सभी को मालूम होगा अगर क्लासेस आप लोग रेगुलर फॉलो करते हैं तो। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की कुछ प्रमुख बातों को यहाँ पर हमने ऐड किया है कि आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे 2024 तक बनकर तैयार होगा। मतलब इस साल 2024 में इसका उद्घाटन होगा, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसे नेशनल हाईवे डी 119 के रूप में, यानी कि 119 अर्थात नेशनल हाईवे डी 119 के रूप में चिह्नित किया गया या फिर नोटिफाई किया गया है। अगला है कि पहला एक्सप्रेसवे या बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो कि
7 जिलों से होकर गुजरेगा और ये 7 जिले कौन-कौन से हैं अभी हमने आपको बताया है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि 4 पैकेज में 2 पैकेज के टेंडर फाइनल हो चुका है और इसमें कार्य अभी प्रगति पर है। 2024 में इसका उद्घाटन होना है। ये चीज़ें यहाँ पर दर्शाया भी गया है। नेक्स्ट है कि 189 किलोमीटर की लंबाई में ये 6000 में खर्च होंगे। आपको पहले भी हमने बताया था कि इस एक्सप्रेस वे की जो लंबाई होगी वो 189 किलोमीटर होगी और इसमें एक नया चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे इसकी जो कुल लागत है वो 6000 करोड़ रुपए। तो आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे को लेकर एक सेकंड लाइट ये ज़्यादा हाँ, थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई थी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से फिलहाल आपको आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे से संबंधित ध्यान रखना है। आपको हमने बतला दिया ये 7 जिलों से होकर गुजरेगी। ये जिले कौन-कौन से? चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न। प्रश्न है कि 19 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के पदक तालिका में बिहार के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ने या फिर दरभंगा को कौन सा स्थान मिला है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखें इसका जो राइट आंसर है इसमें ललित नारायण दरभंगा यूनिवर्सिटी को या फिर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा को 115वां स्थान मिला है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। हम बात कर रहे हैं प्रश्न में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। ये इसका चौथा संस्करण था। आइए इसको लेकर तमाम चीज़ों को हम देख लेते हैं। देखिए, अखिल भारतीय स्तर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण 20 से 29 फरवरी 2024 तक पूर्वोत्तर 7 राज्यों में किया गया। अब ये जानकारी हम आगे भी इसके बारे में देंगे। फिलहाल यहाँ पर बिहार के संदर्भ में चीज़ों को देख लेते हैं कि इस प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की महिला कबड्डी टीम ने कांस्य पदक जीता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार से संबंधित खेल और खिलाड़ियों को लेकर प्रश्न बनते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट यह है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा को कांस्य पदक मिला और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि महिला कबड्डी टीम ने ये कांस्य पदक दिलाया है बिहार को। साथ ही हमने ये भी यहाँ पर लिखा है कि अर्थात पूरे प्रतियोगिता में केवल एक ही पदक बिहार को मिला है, ये चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे ये लिखा है कि इस एक कांस्य पदक के साथ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पदक तालिका में 115वें स्थान पर रहा है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे और बात जो हो रही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, इसको लेकर हमने इसका शुभंकर बताया था, चौथा संस्करण था। आपको याद होगा अष्टलक्ष्मी, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। फिलहाल इसका पदक तालिका भी हम आपको दिखाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में। बिहार को लेकर या फिर यूं कहें ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को लेकर ये जानकारी ध्यान रखिए। महिला कबड्डी टीम ने कांस्य पदक दिलाया। चलिए उसी से संबंधित ये अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सत्य है ये हमसे पूछा गया है। अभी हमने आपको बताया कि जो इसका आयोजन है ये 19 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक पूर्वोत्तर 7 राज्यों में किया गया। तो ये कथन हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पॉइंट को जब भी ये सत्य और असत्य पूछे तो सारे विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है, तो ये भी कथन यहाँ पर हमारा सत्य है। नेक्स्ट है कि बिहार सबसे अंतिम स्थान पर रहा, ये कथन हमारा असत्य है। नेक्स्ट है इसका शुभंकर मोगा, शुभंकर मोगा नहीं है, इसका शुभंकर हमने भी बताया ये अष्टलक्ष्मी है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दो विकल्प सही हो रहे हैं, इसका आयोजन और जो यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। यहाँ पर जो विकल्पों का जो कह सकते हैं मिश्रण किया गया है वो थोड़ा-सा गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मतलब मिसटाइपिंग हुआ है हमसे। ए और बी दोनों विकल्प यहाँ पर सही हो रहा है। तो एक विकल्प यहाँ पर मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ कि ए एंड बी दोनों सही है, ठीक है? ए एंड बी, ए नहीं बी। तो ये यहाँ पर ध्यान रखें, मिसटाइपिंग हुआ हमसे। तो यहाँ पर 5 विकल्प, हम 1 विकल्प यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, तो ये विकल्प यहाँ पर इसका सही हो जाए। क्योंकि इसका जो आयोजन है ये 19 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक आयोजित हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमने विकल्प तो दिया है इस तरह का, लेकिन यहाँ पर हमने ये जो अलग से ई नंबर जो है वो नहीं डाला। तो ये मिसटाइपिंग हमसे थोड़ी। आइए इसको लेकर चीज़ों को हम देख लेते हैं कि चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन है, अभी बताया हमने कि 19 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक ये हुआ है और जो इसका उद्घाटन समारोह था ये गुवाहाटी असम से किया गया। यहीं पर ये मतलब इसका उद्घाटन हुआ और मेज़बान की बात करें तो इसमें आप ध्यान रखना है आपको कि 7 पूर्वोत्तर भारतीय राज्य जो अभी हम आपको बता रहे थे, जिसमें आप ध्यान रखेंगे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा संयुक्त तौर पर ये पहली बार है जब 7 पूर्वोत्तर राज्य इसका आयोजन की है और इसका शुभंकर हमने बताया अष्टलक्ष्मी। ध्यान रखिएगा ये तमाम चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब इन सब में
अगर आपसे पूछा जाए कि कौन-सी यूनिवर्सिटी इसमें शीर्ष पर रही, जैसा कि यहाँ पर हमने पॉइंट बी में लिखा है मतलब विकल्प में, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। कौन-सी यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रही, कौन तीसरे स्थान पर रही, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर डाल दिया है। हालाँकि यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि पहली यूनिवर्सिटी जो है मतलब जो शीर्ष स्थान हासिल किया, ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये 32 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 21 कांस्य पदक। यहाँ पर हमने लिखा है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज यानी कि एसबी। तो कुल 71 पदक के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रही। दूसरे स्थान की बात करें तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की एक यूनिवर्सिटी है जो कि 42 पदक के साथ दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर जो कि 51 पदक के साथ तीसरे स्थान पर। और बात करें बिहार के संदर्भ में तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा केवल और केवल एक कांस्य पदक अर्थात एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ ये 115वें स्थान पर रही है। ये नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। हालाँकि ये तमाम चीज़ें अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता चुके हैं, इसे हम स्किप करते हैं, चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, इसको लेकर हमने कई बार आपको जानकारी दिया है। ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वार्षिकांक है, जिसमें हमने सारे के सारे मतलब दिनों का 2023 में जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं बिहार स्पेशल के, वो सभी को वन लाइनर में हमने इसमें सम्मिलित किया है। इस तरह का पूरा संग्रह जो हम आपको दे रहे हैं, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर या फिर पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत बारीकी से हमने चीज़ों को इसमें डाला है और समय के साथ इसको हमने अपडेट भी किया है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। एक नॉमिनल सा फी हमने इसका रखा है ₹30। आप इस वाले पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो ये पीडीएफ को बीपीएससी मेकर ऐप से भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी कोर्सेज़ वहाँ पर संचालित है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जो भी एग्ज़ाम आयोजित होने वाले हैं बिहार में, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से आपकी हेल्प होगी, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है। जिस प्रकार से चीज़ें हमने यहाँ पर डाला है, निश्चित तौर पर आपको हेल्प होगी। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम बात कर रहे थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के चौथे संस्करण की, लेकिन इनसे मिलता-जुलता फैक्ट ये हमने कुछ दिन पहले रिसेंटली आपको बताया था, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स के बारे में। ये भी इसका चौथा संस्करण है जो कि गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में 21 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक आयोजित हुआ। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो शुभंकर है, ये है हिम तेंदुआ। अच्छा, एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी जिसमें ये ज़िक्र किया गया कि भारत में हिम तेंदुआ की संख्या मात्र 718 और इनमें से भी 477 यानी कि सर्वाधिक जो है ये लेह में है या फिर यूँ कहें लद्दाख में है। ये इसमें ज़िक्र किया गया। और बात हो रही है यहाँ पर खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स की, तो चौथा संगठन का जो उद्घाटन है, ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया था। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी संस्करण गुलमर्ग जम्मू में आयोजित हुआ। और पहला संस्करण जो इसमें गुलमर्ग के अतिरिक्त एक लेह भी आपको दिख रहा है जो कि लद्दाख की राजधानी है, 2020 में यहाँ पर आयोजित हुई। तो चारों संस्करण को लेकर ये चीज़ें यहाँ से आप ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे प्रश्न में, एक जगह पे आपने देखा जो यूनिवर्सिटी गेम्स को लेकर विकल्प में वहाँ पे हमने लिखा था शुभंकर मोगा। तो मोगा जो उसका गलत था, उसका शुभंकर था अष्टलक्ष्मी। लेकिन मोगा की बात करें तो मोगा जो शुभंकर था, ये 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था। अच्छा, यहाँ पर हमने वो नहीं इंडिकेट किया है, बल्कि आप यहाँ पर ये ध्यान रख लीजिए कि 37वां राष्ट्रीय खेल जो आयोजित हुआ, ये गोवा में आयोजित हुआ। और बिहार के संदर्भ में बात करें, तो बिहार ने 37वें राष्ट्रीय खेल या फिर नेशनल गेम्स 2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 रजत और 5 कांस्य पदक हासिल किया। कुल मिला के बिहार ने 8 पदक अपने नाम किया और 30वां स्थान बिहार को मिला। एक ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में ये बिहार का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर था, ये था मोगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका शुभंकर का नाम मोगा है। इसमें अगर हम बात करें, बिहार की बात तो हम कर लिए कि बिहार 30वें स्थान पर रहा। पड़ोसी राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड आदि के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर कौन रही? तो महाराष्ट्र इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रही। और राष्ट्रीय खेलों में जो भी टीम पहले स्थान पर रहती है, फिर राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। तो ये खिताब मिला है महाराष्ट्र को 37वें राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में। अच्छा, एक ज़रूरी बात यहाँ पर ये भी है कि 36वां राष्ट्रीय खेल जो आयोजित हुआ था, ये गुजरात में आयोजित हुआ था। एक्चुअली गुजरात के 6 शहरों में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आई तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार बताएं कि भारत में तेंदुए की कुल संख्या कितनी है? देखिए, इस तरह की जानकारी रिसेंटली हमने आपको दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट जो आंसर
एक चीज़ यहाँ पर ये समझना है, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ तेंदुआ कहा गया, ना कि हिम तेंदुआ कहा गया। तो तेंदुए की संख्या की बात करें तो 13,874 जो ऑफ़िशियल डेटा जारी हुआ है, जो मतलब सामने आई है, के आधार पर यहाँ पर हमने चीज़ें लिखा है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की जो संख्या है वो 2018 की तुलना में 12,852 से 8% बढ़कर अब हो गई है 13,874। यानी कि 2018 से तुलना करें तो इसमें जो वृद्धि हुई, जो ग्रोथ रेट है वो है 8% और ये बढ़कर हो गई 13,874। ये डेटा आप यहाँ से ध्यान रखें। चलिए अगला पॉइंट चीता से ही संबंधित है। आप ये सारे पॉइंट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बार रिवीजन कर लीजिए कि सितंबर 2022 में नामीबिया से लाए गए 8 चीते, जिसमें 5 मादा और 3 नर चीते थे। तो इन सभी को मध्य प्रदेश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था और इसी दौरान 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में चीतों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चीता का उद्घाटन किया था। एक ज़रूरी बात यहाँ पर ये समझना है, ऐसा खबरों में है कि जो नामीबिया से जो चीते मँगाए गए थे 8 चीते, ये सभी की वहाँ पर डेथ हो गई, तो वो सभी मर गए। जो वहाँ का वातावरण है, वहाँ की जो जलवायु है, उन स मतलब उसको वो झेल नहीं पाया और वहाँ पर सभी चीतों की मौत हो गई। चलिए ये सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखें। 17 सितंबर की बात करें तो ये वही तिथि है, जिस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है कि इसी तिथि को 2022 में प्रोजेक्ट चीता का उद्घाटन इन्होंने किया था। एक इम्पोर्टेंट जानकारी प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है। प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर बहुत ही बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। देखिए 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बाघों के संरक्षण के लिए इसे शुरू किया गया और रिसेंटली इसका 50 वर्ष पूरा हुआ और आपको ध्यान रखना 2023 में 50 वर्ष पूरा हुआ था और इसको लेकर कर्नाटक के मैसूर में एक सम्मेलन भी आयोजित हुआ था। एक प्रकार से कह सकते हैं एक समारोह भी आयोजित हुआ था। इसके स्मरण में, इसकी स्मृति में युग है और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर कह सकते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को लेकर भी बातें कही थी, जिसे कि अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकृति दिया गया है। ये चीज़ें हमने रिसेंटली कल ही आपको बताया था। चलिए अब एक जानकारी यहाँ पर आपको दे दूँ कि हालिया आकलन के आधार पर भारत में अगर हम बात करें बाघों की संख्या की, हिम तेंदुआ की संख्या की और तेंदुआ की संख्या की, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। पहले हम बात कर लेते हैं बाघों की संख्या, हालाँकि ये थोड़ा पुराना है, जुलाई 2023 में ये रिपोर्ट आया था, लेकिन ये अब तक का नवीनतम रिपोर्ट है। फिलहाल आपको यही ध्यान रखना, यही आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। तो बाघों की संख्या की बात करें जुलाई 2023 की रिपोर्ट के आधार पर 3,682 है और इसमें से सबसे अधिक बाघ जो है 800 नहीं बल्कि 785 ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा अगला है हिम तेंदुआ की संख्या, ये 718 है और इसमें भी सर्वाधिक जो है ये लद्दाख में है 477 और तेंदुआ की संख्या को लेकर अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया 13,874 है और सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 3,907 है। चलिए ये तमाम चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिएगा आप लोग और इसके बाद जो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट चीता की हमने जानकारी दिया है, विशेष रूप से इसे भी आप लोग समझिएगा, ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए हालिया घोषणा के अनुसार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ पर ये आयोजन किया जाना है? चाइना के बीजिंग। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए इन सभी को देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स परिषद यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी के लिए बीजिंग चीन को चुना है। चीन का जो शहर या फिर यूँ कहें चाइना का जो शहर है बीजिंग, इसे चुना है और यह निर्णय हाल ही में जो 1 से 3 मार्च 2024 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये 234वीं विश्व एथलेटिक्स परिषद की जो बैठक हुई थी, वहीं पर ये निर्णय लिया गया। फिलहाल यहाँ से यही चीज़ें आप ध्यान रखिए, जब ये आयोजित होगी, यहाँ से जो चीज़ें निकल कर सामने आएगी, वो तमाम चीज़ें हम आपको इस सीरीज़ में आगे बतलाएँगे। फिलहाल ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान है। चलिए आगे चलते हैं, आपको बता दूँ कि बीपीएससी मेकर ऐप पर बीपीएससी वाले कोर्स में एक स्पेशल ऑफ़र आप सभी के लिए हमने लाया है। हमारी टीम ने डिसाइड किया आप लोग डिमांड जिस प्रकार से कर रहे थे, हमें मालूम चला कि आप लोग बार-बार कमेंट करते हैं कि सर ऑफ़र लाइए, ऑफ़र लाइए। हालाँकि ये ऑफ़र अभी आप सबों के पास मौजूद है 9 मार्च 2024 तक। ये प्रोमो कोड आपको अप्लाई करना है बीएमटीएस का। जिसके बाद इस कोर्स में जो चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं, सिलेबस आधारित नोट्स, बिहार जीके, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, वो तमाम चीज़ें आपको इसमें महज़ ₹199 में मिल जाएगा। हमारे जितने भी नोट्स आते हैं,
अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो वो तमाम नोट्स इसी कोर्स में आपको मिलेगा आज ₹199 में। पुनः आपको दोहरा दूँ यही प्रोमो कोड अप्लाई करना है बीएमटीएस का। इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि ये ऑफ़र केवल 500 छात्रों के लिए है, तो जितनी जल्दी आप इसे लेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। रिसेंटली जो पीडीएफ वगैरह लॉन्च हुए हैं करंट अफेयर्स को तमाम चीज़ें इसी में आपको मिल जाएगा। कोई जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग ज़रूर संपर्क। चलिए अगला छठा प्रश्न है कि बताएं कि किस राज्य के धोलेरा में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा। देखिए इसको लेकर आप ध्यान रखिए। अच्छा यहाँ पर जो इसका राइट आंसर यह है विकल्प नंबर बी यानी कि गुजरात और विकल्प छूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये है गुजरात। गुजरात में ये आयोजित किया जाएगा मतलब ये स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में बनने वाले 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को हरी झंडी दिखाई है या फिर हरी झंडी दी है या फिर योग है इसकी स्थापना की स्वीकृति दी है, ये ध्यान रखिए। और इसमें हमने ये पॉइंट वाइज आपको दिखाया है कि पहला सेमीकंडक्टर प्लांट ये गुजरात के धोलेरा में स्थापित होगा, दूसरा गुजरात के सानंद में, तीसरा असम के मोरीगांव में। ये तीनों कह सकते हैं सेमीकंडक्टर प्लांट्स को अभी हाल ही में हरी झंडी दी गई है। अगला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि हालिया घोषणा के अनुसार गुजरात के धोलेरा में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा। यही चीजें हमने यहाँ पर दोहरा दिया है। और इस प्लांट की बात करें तो इसकी स्थापना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। इसकी कुल लागत की बात करें तो 91,000 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत। तो ये चीज़ें जो सम्मिलित तौर पर यहाँ पर हमने लिखा है ध्यान रखिए। बात यहाँ पर हुई सेमीकंडक्टर की, तो रिसेंटली आपको हमने ये बताया था कि उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। दूसरा राज्य अभी रिसेंटली बना है उत्तर प्रदेश। और जब पहला राज्य बना था गुजरात सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला, तो उस समय सेमिकॉन इंडिया नामक एक सम्मेलन भी वहाँ पर आयोजित हुआ था। ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताया है। चलिए आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पे। किस देश ने हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? ये पार्स 1 जो आप देख रहे हैं ये एक इमेजिंग उपग्रह है, एक तस्वीर खींचने वाला एक उपग्रह है जिसका नाम है पार्स 1। सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये ईरान का है, ईरान से संबंधित है। लेकिन इसे जो भेजा गया अंतरिक्ष में जो प्रक्षेपित किया गया है, वो रूस के द्वारा किया गया है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। इनसे संबंधित तमाम चीज़ें यहाँ पर हमने लिखा है कि हाल ही में 29 फरवरी 2024 को रूस ने ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है। और इस उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊंचाई से हाई रेजोल्यूशन फोटो भेजने की क्षमता इसके पास है, जिसे पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में रिसेंटली इसे स्थापित किया गया है। अच्छा ये तो रही बात यहाँ पे ये पार्श्व उपग्रह के बारे में या फिर इस सैटेलाइट के बारे में। ये अभी हाल ही में रूस द्वारा इसे यहाँ पर सफलतापूर्वक भेजा गया है अंतरिक्ष में। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है रूस का एक मौसम उपग्रह साथ-साथ 17 छोटे उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए। तो ये चीज़ें फिलहाल यहाँ से संबंधित। रूस की बात हुई है तो एक पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे लूना 25 जो कि एक चंद्र मिशन था रूस का, जो कि आपको ये ध्यान रखना है ये असफल हो गया। मैंने आपको बताया था कि भारत ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग किया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था। और ऐसा करने वाला, साउथ पोल पर पहुँचने वाला या फिर दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला अपना भारत दुनिया का एकमात्र और पहला देश है इस समय। ये रिकॉर्ड बनाने के लिए जो लूना 25 है रूस का, वो तेज़ी-तेज़ी में मतलब ये रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में ये मिशन जो है ये क्रैश कर गया, ये असफल हो गया। अगर ये सफल हो जाता तो दुनिया का पहला देश होता रूस, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुँचता। ये ध्यान रखें। ठीक है, अभी तक कुल मिला के 4 ऐसे देश, 4 नहीं बल्कि 5 ऐसे देश हैं। चौथा देश तो अपना भारत बना था चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। रिसेंटली हमने बताया कि जापान एक और देश है, 5वां देश, जो कि चंद्रमा पर ये कदम रखा है। तो ये ध्यान रखिए। अच्छा अभी जो हम बात कर रहे थे ये पार्श्व 1 जो उपग्रह है, इमेजिंग उपग्रह इसको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही सैटेलाइट है जिसने कि अभी हाल ही में लॉन्च किया। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में दूसरा वाणिज्य दूतावास संवाद आयोजित किया गया? तो करेक्ट आंसर है भारत और किस देश के बीच? तो इटली के बीच। आइए इसको लेकर कुछ चीजें हम आपको बता दें जहां से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। देखिए हाल ही में 29 फरवरी 2024 को भारत और इटली के बीच नई दिल्ली में दूसरा वाणिज्य दूतावास संवाद आयोजित हुआ। देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है वो किनके द्वारा किया गया। तो विदेश मंत्रालय में जो सचिव है
इसमें आपको ध्यान रखना कंडीशन। वाणिज्य दूतावास, पासपोर्ट, वीज़ा और विदेश मामले में जो मामले के जो सचिव हैं विदेश मंत्रालय में मुक्तेश कुमार परदेशी, इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। और ये जो संवाद भारत और इटली के बीच आयोजित हुआ है, दोनों पक्षों ने वीज़ा जारी करने, छात्रों और पेशेवरों के आवागमन, सुरक्षित और कानूनी प्रवासन तथा प्रवासन और आवागमन साझेदारी समझौते, साथ-साथ महिलाओं और बच्चे की रक्षा तथा नागरिकों की यात्रा सुगम बनाने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर इसमें चर्चा की गई। तो कुल मिला के बात यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये इसका मुख्य बिंदु रहा जिस पर यहाँ पर इसमें ये कह सकते हैं चर्चाएँ की गई, इस संवाद में। अब यहाँ पे देखिए बात हो रही है यहाँ पर हम कर रहे हैं इटली की, तो रिसेंटली हमने आपको बताया था कि रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। और रायसीना डायलॉग क्या है वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब यहाँ पर नवे संस्करण की बात करें 2023 में इसका 8वां संस्करण आयोजित हुआ था। नवे संस्करण की बात करें तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर इसमें ये नवे संस्करण में शामिल हुए थे। और ये रायसीना डायलॉग के नवे संस्करण के थीम की बात करें तो चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण ये इसका 2024 का रायसीना डायलॉग का नवे संस्करण का निर्धारित थीम है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष है कि भारत और किस देश ने कोलंबो में हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा प्रणाली परियोजना से जुड़ी एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि श्रीलंका। भारत और श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए आपको बता दूं कि हाल ही में 1 मार्च 2024 को भारत और श्रीलंका ने कोलंबो में हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा प्रणाली परियोजना एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। मूल रूप से ये 2 देश का नाम यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, यह परियोजना जाफना एक स्थान है जाफना श्रीलंका में, तो इसके पास 3 द्वीप हैं, हेल्फ्ट, नैना-तीवु और साथ-साथ अनाला-ईटीवु। ये इसी पर केंद्रित होगी, जहाँ पर आपको ध्यान रखें जो समझौता हुई है, ये भारत सरकार और श्रीलंका सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी और एक निजी कंपनी के बीच हुआ है। तो इसको लेकर चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये समझौता किस लिए हुआ है? तो हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा प्रणाली परियोजना से संबंधित है। इसी को विकसित करने, इसी को बढ़ाने की दिशा में इस पर अभी हाल ही में समझौता। तो ये ध्यान रखिए। अच्छा करंट अफेयर्स के मटेरियल को लेकर आप इस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं एप्लीकेशन पे, तमाम जानकारी वहाँ पर लिखी गई। चलिए 10वां प्रश्न है कि किस पूर्वोत्तर राज्य में हाल ही में अ, चापचर कूट त्योहार मनाया गया? ये चापचर कूट त्योहार अभी किस राज्य में मनाया गया? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि मिजोरम। पूर्वोत्तर राज्य जो मिजोरम है, यहीं पर ये आयोजित किया गया। देखिए चापचर कूट त्योहार भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह मार्च के महीने के दौरान धूम कृषि के समय जंगल की सफाई कार्य के पूरा होने के बाद मनाया जाता है, या फिर यूं कहें ये भगवान को धन्यवाद दिया जाता है। ये धूम कृषि के बाद जंगल की मतलब सफाई कार्य जो पूरा हो जाता है, उसके बाद ये त्योहार को मनाया जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान का ये शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। देखिए, अब सवाल ये होता है कि झूम कृषि आखिर क्या होता है? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग की हम बात करें, तो वो चीज़ें यहाँ पर हमने दर्शा दिया है। आप इस तस्वीर को भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ें इसमें दिख रही है आपको। वो चीज़ें हमने यहाँ पर टेक्स्ट में वर्णन किया है, आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाएँगे। देखिए, झूम कृषि की बात करें तो ये आदिम प्रकार की कृषि है। तो इसमें अब ध्यान रखना है कि कृषि मतलब खेती करने से पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उसे जला दिया जाता है, अर्थात साफ सफाई की जाती है भूमि की। और भूमि जब साफ हो जाती है, कृषि योग्य हो जाती है, तो भूमि की जुताई करके उसमें बीज बो दिया जाता है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कुछ वर्षों के पश्चात, सामान्यतः प्राय 2-3 वर्षों के पश्चात, जब मिट्टी की उर्वरता जब तक विद्यमान रहती है, इस पर खेती की जाती है। जब मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम होने लगती है, तो मिट्टी को छोड़ दिया जाता है, उस भूमि को, उस खेत को छोड़ दिया जाता है। इस पर पुनः से पेड़-पौधे उग आते हैं और पुनः से ये प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होती है, फिर उसको साफ किया जाता है, फिर उसमें खेती की जाती है। खास करके पहाड़ी इलाकों आदि में मूल रूप से देखा जाता है। तो यही है झूम कृषि। यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं कुछ महिलाएँ ये अपने खेत की या फिर जो भूमि है उसकी साफ-सफाई में लगी हुई है और ये चीज़ें यहाँ पर आप आई होप कि आप समझ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं इसे स्किप करते हुए। अभी जो महोत्सव को लेकर हमने जानकारी दिया है 2024 में अब तक जितने भी महोत्सव आयोजित हुए हैं वो कंप्लीट सूची आपके पास है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। देखिए, ये तो रही बात पूरे भारत में जहाँ-जहाँ महोत्सव आयोजित हुए। लेकिन स्पेशली ये बिहार में हालिया आयोजित महोत्सव है। हालाँकि यहाँ पर 2023 को लेकर हमने जानकारी दिया है। अब तक 2024 में अब तक
कोई भी ऐसा महोत्सव आयोजित नहीं हुआ है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य है, जिसको लेकर मैं आपको जानकारी दूँ। ऐसा फिलहाल अभी तक कोई नहीं आया है। 2023 में इतने सारे इम्पोर्टेंट थे, ये स्लाइड हमने कई बार आपको रिपीट कराया था और देखिए यहाँ से संजोग ऐसा बना कि एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बना। भावे महोत्सव वाला बीपीएससी ट्री एग्ज़ाम में प्रश्न बना था। ये गोपालगंज में आयोजित हुआ था 15 से 16 अप्रैल 2023 तक। ये इसका 11वां संस्करण था। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए। दिसंबर 2023 में 3 महोत्सव आयोजित हुआ है, जीरादेई महोत्सव, मंजूषा महोत्सव और उरारधाम महोत्सव। तो ये चीज़ें नोट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में स्वदेशी एस 400 एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया? ये इसका स्वदेशी संस्करण है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है डीआरडीओ द्वारा भी हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है। अच्छा यहाँ पे देखिए विकल्प जो लिखा गया है डी, ये डी यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पर बी होगा, आप लोग सुधार कर दीजिए। डीआरडीओ द्वारा इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा 29 फरवरी 2024 को उड़ीसा के समुद्र तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि आईटीआर चांदीपुर से कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली, अब इसे ध्यान दीजिए, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस के एस 400, जो कि आपको ध्यान रखना है ये एक रक्षा प्रणाली है। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये रूस की तर्ज पर है और ये इसका स्वदेशी वर्जन है, इसीलिए यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया है स्वदेशी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको समझना है। और ये हथियार तेज गति से आने वाले ड्रोन, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या मिसाइल को मार सकता है, ये इसकी क्षमता है। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से इतनी ध्यान। चलिए आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति पदक से 3 बार सम्मानित निम्नलिखित में से कौन हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक चुने गए हैं या फिर नियुक्त हुए? इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ए नंबर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा यहाँ पर कुछ चीजें हमने, अच्छा वही चीजें यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, तो विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 1 मार्च 2024 को झारखंड के धनबाद में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो करेक्ट आंसर है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। 15वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा भी हाल ही में 1 मार्च 2024 को झारखंड के धनबाद में सिंदरी फर्टिलाइजर का उद्घाटन किया गया। हालाँकि इसका जो शिलान्यास है वो वर्ष 2018 में ही किया गया। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझिए। आज की इस क्लास में इतनी सारी जानकारी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और हमने सारी जानकारी आपको विस्तारपूर्वक दिया। और वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित किया है हमने, तो टाइम भी बहुत लगता है। अगर आप लोगों को लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और जो जानकारी हम आपको दे रहे थे इस प्रोमो कोड को लेकर, इस कोर्स को लेकर के, पीएमटीएस एक प्रोमो कोड है, इसी कोड में आप लोग अप्लाई कीजिएगा एप्लीकेशन पे। कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और या तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022 और 23 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया? तमाम जानकारी हमने आपको दिया है। आप कमेंट बॉक्स में जाएँगे और हमें बताएँगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, जो पीडीएफ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में है, इसका प्रिंट जो हमने आपको जानकारी दिया कि यही कोर्स आपको जॉइन करना है बीएमटीएस प्रोमो कोड के साथ, ये आपको उसी कोर्स में मिल जाएगा। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का ये संग्रह है, इसका प्रिंट हमने किया है, इसमें 20 पेज हैं जो कि आपकी तैयारी को उत्कृष्ट लेवल तक ले जाएगा। 2022 में बल्कि 2024 में जितने एग्ज़ाम आयोजित होने हैं, निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी भरपूर हेल्प होगी। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मतलब इसी कोर्स में आपको ये मिल जाएगा। अलग से लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। या फिर इस कोर्स को लेंगे तो इसी में आपको मिल जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।